हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जो पिछले वीडियो के क्रम में ही आगे है। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था संधि के ऊपर और स्वर संधि के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के ऊपर। अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने वीडियो पे, जिसमें टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन में जब संधि हमको करनी है तो व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ भी हो सकता है और स्वर के साथ भी हो सकता है, और इस मेल से एक परिवर्तन आएगा, एक विकार उत्पन्न होगा जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि व्यंजन संधि के प्रकार नहीं हैं, कंडीशन हैं। कंडीशंस परिस्थितियाँ या फिर नियम, जिनके हिसाब से व्यंजन संधि में कब क्या परिवर्तन होना है उसके बारे में हमको पता चलेगा। अब जैसे पहला नियम, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है ना। अब इसके आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो वहां पर उसके अलावा या, रा, ला, वा, हा ये सब आ जाएं तो वहां पर का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा शब्द, तीसरा अक्षर या वर्ण हो जाता है। अब जैसे स्थितियों के हिसाब से बात करें तो का की जगह ले लेगा गा, चा की जगह ले लेगा जा, टा की जगह ले लेगा डा, ता की जगह ले लेगा दा और पा की जगह ले लेगा बा। ठीक है, तो यही हमने यहां पर लिखा है। ठीक, तो अब इसको हम समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन है या यूं कह लीजिए कि ये पहला नियम है। जैसे दिक धन अंबर का है, और ध्यान रखना यहां पर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसके साथ में कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि उसके साथ में हलंत है। का है तो वो पूरा नहीं है, उसके साथ में हलंत है, मतलब वहां पर आ नहीं है। ठीक, और उसी केस में यहां पर व्यंजन संधि बन रही है। अगर आ होता, दिक में का पूरा होता और साथ में आ होता तो उसको हमको स्वर संधि के हिसाब से देखना होता, ना कि व्यंजन संधि के हिसाब से। मतलब कि दिक धन अंबर मतलब दिगंबर, वाक धन ईश वागीश, अच धन अंत अजंत, शट धन आनंद षडानंद, सत धन आचार सदाचार, सुप संत सुबंत। ठीक, उत्घाटन उद्घाटन, तत्रूप मतलब तद्रूप, इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें दिक धन गज दिग्गज, ठीक है, और दिक धन विजय दिग्विजय, ये सब उदाहरण हैं व्यंजन संधि के, जिसमें अभी हम प्रथम नियम कह लीजिए या प्रथम परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और उसके उदाहरणों को यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे नियम के ऊपर या दूसरी परिस्थिति के ऊपर। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर जैसे का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। अब जब इसको यहां समझते हैं, ठीक है, अब अनुनासिक व्यंजन मतलब ना और मा, ठीक, उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो उसी वर्ग का पांचवां अक्षर, क्योंकि अगर का है तो अंगा, चा है इया, टा है णा, ता है ना और पा है तो मा, इस तरीके से। अब जैसे इसके उदाहरणों के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वाक प्लस मय, और यहां पर क्या हो जाएगा, का की जगह पर अंग आ जाएगा, ठीक, वांगमय। सट धन मास सणमास, ठीक है, टा की जगह पर णा आ गया, वो भी आधा। ठीक है, उत धन मत मतलब उन्मत, ता की जगह पर ना आ गया, वो भी आधा। ठीक है, अब जब यहां पर बात करें अगले उदाहरण के में, अप धन मय अम्मय, ठीक है, तो पा की जगह पर आधा मां आ गया। ठीक है, अब उसके अलावा और एक दो और उदाहरण भी देख सकते, जैसे तत् धनमय तन्मय,
उत धनमत, उन्मत्त। इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम यहाँ पर देख करके ये समझ सकते हैं कि व्यंजन संधि में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से हो रहा है। अब आते हैं अपने नियम नंबर 3 पे। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा आ जाता है, ठीक, तो छा से पहले चा बढ़ जाता है। और यहां पर जैसे ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं हमारे यहां पर, आ ई, जैसे ह्रस्व या दीर्घ में, ठीक है, तो पहले हम ह्रस्व में बात करते हैं अ ई उ, ठीक है, और दीर्घ में आ ई उ, और उसके आगे छा आ जाएगा तो छा तो रहेगा ही, साथ में चा और जुड़ जाएगा। जैसे स्वधन छंद मतलब स्वच्छंद, परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन, लक्ष्मी धन छाया लक्ष्मी छाया, पदधन छेद पदच्छेद, ठीक है, तो छा के आगे आधा चा भी वहां पर आ रहा है। ग्रहधन छिद्र ग्रह छिद्र, ठीक है, और अनुधन छेद अनुच्छेद, ठीक। ये वो कुछ उदाहरण हुए जिससे हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके का परिवर्तन उस केस में आएगा जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा शब्द, छा वर्ण आ जाता है और वहां पर आधा चा छा के आगे जुड़ जाता है। अब आते हैं अपने अगले नियम के ऊपर। यदि मां के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। वैसे तो यहां पर अगर हम देखना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं मां संबंधी नियम, ठीक है। अब जैसे कहा कि मां के आगे स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मां तक सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर मां के आगे का से लेकर के मां तक का कोई भी वर्ण आएगा तो वहां पर उस वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाएगा। जैसे शम धन कर शंकर, का है तो अंगा, ठीक है। समधन चय संचय, ठीक है। उसके बाद समधन घम धन टा घंटा, समधन तोष संतोष, ठीक है। और इसी तरीके से सारे के सारे जो हमारे परिवर्तन हैं उनको हम यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे समधन कलन संकलन, समधन गति संगति, समधन चय संचय, ठीक। इसके हिसाब से जो भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जा रहा है, ठीक। अब मां का एक और यहां पर नियम है कि मां के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए, मतलब कि जैसे या र ल व श सा हा, इनमें से तो मां अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है ना। तो जब हम बात करें तो जैसे यहां पर समधन सार संसार, ठीक है, समधन योग संयोग, समधन विधान संविधान, स्वयं धनवर स्वयंवर, संरक्षा संरक्षा, ठीक। तो इस तरीके से वहां पर यह मां संबंधी नियम है जिसमें वहां पर मां के आगे अगर कोई अंतस्थ व्यंजन आ रहा है तो वो अनुस्वार में बदल जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले नियम के ऊपर। अगला नियम क्या कहता है कि ता और दा के आगे जा या झा आए तो वहां पर ज झ और जा यहां परिवर्तन होकर के हो जाता है, ठीक। वैसे तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, ता संबंधी नियम के तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि दा है तो वहां पर जो बाद में आने वाला शब्द है उस वो रिप्लेस कर देगा पहले आने वाले शब्द को। जैसे उत्धन ज्वल उज्ज्वल, इसको वैसे तो उज्ज्वल को हमको वर्तनी के लिहाज से भी पढ़ना चाहिए और ये कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उज्ज्वल को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो उत्धन ज्वल मतलब उज्ज्वल, विपद धन जाल विपद जाल, सतधन जन सज्जन, ठीक है, सतधन जाति सज्जाति, ठीक है। तो यहां पर जो भी परिवर्तन है वो इस तरीके से हो रहा है कि ता आ रहा है या दा आ रहा है, ठीक। जो उसके आगे जा या झा आ रहा है तो जो ता और दा परिवर्तित हो जा रहा है जा में, वो भी जा या झा में, ठीक है, वो भी आधे, ठीक। इस बात का हमको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके आगे ता या दा के आगे अगर शा आता है
तो वहां पर ता और दा का चा और शा का छा हो जाता है, ठीक है। यदि ता और दा के आगे हा आए तो वहां पर ता का दा और हा का धा हो जाता है, ठीक है। जैसे सत धन चित सच्चित, ठीक। तत् धन शरीर तच्छरीर, उत धन हार उद्धार, ठीक। तत् धन हित तद्धित, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक। वैसे तो इसको अगर हमको समझना है तो हम यही मान करके चलने की जो भी परिवर्तन हो रहा है वो ता की और दा की उपस्थिति की वजह से हो रहा है, ठीक। तो हमको इसको एक कहना चाहिए, एक सेपरेट अलग नियम के तरीके से पढ़ना चाहिए कि ता और दा के केस में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं जब अलग अलग शब्द उनके आगे आकर के जुड़ रहे हैं। जैसे यहां पर हा आया, ठीक है, उसके आगे शा आया या फिर जा या झा आया, ठीक। अब आते हैं अपने अगले नियम के ऊपर। यदि चा या जा के बाद न आए तो ना के स्थान पर जा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोला जाए कि वहां पर जब चा या जा के बाद ना आए, ठीक है, तो यहां पर चा और जा दो चीजें प्रमुख हैं जिनको हमको यहां पर समझ करके चलना है, ठीक है। और यहां पे ना संबंधी नियम है तो वहां पे सबसे पहले तो ना के स्थान पर जा आ सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक तरीके से एक नया शब्द बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहां पर इसको उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, यजधन्ना मतलब यज्ञ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यज्ञ तो मतलब कि यज्ञ एक तरीके से बन रहा है। याज प्रश्न तो याजन याज, ठीक। इस तरीके से वहां पर शब्द वहां पर बन करके आ रहा है, ठीक। अब बात करें, यदि आ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो बहुधा सा के स्थान पर शा हो जाता है। अब इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर आ और आ मतलब ई ऊ इस तरीके से कुछ भी हो रहा है तो उस केस में जब अगर सा आ रहा है उसके आगे तो वहां पर षटकोणी शा, ठीक है, षष्ठ वाला शा, ठीक है, षटकोण वाला शा वो यहां पर आ जाएगा। जैसे अभी धन सेक अभिषेक, विधन सम विषम, निधन सेध निषेध, सुधन सुप्त सुषुप्त, ठीक। इस तरीके का परिवर्तन वहां पर हमको देखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने अगले नियम के ऊपर। यदि षटकोणी शा के पश्चात ता या था आ जाता है तो उसके स्थान पर टा और ठा हो जाता है। वैसे तो ये काफी सरल है, सिंपल दिखाई दे रहा है, बस इसके ऊपर हमको कुछ उदाहरण जरूर देखने। जैसे आकृष्ट धनता आकृष्ट, तुष धनता तुष्ट, प्रश धंथ पृष्ठ एंड शश धंथ षष्ठ, इस तरीके का परिवर्तन वहां पर हमको देखने को मिलेगा। अब अगला नियम क्या कहता है, री रा शा के बाद ना आए तो उनके मध्य में कोई स्वर का वर्ग प वर्ग अनुस्वार या व हा में से कोई वर्ण आए तो ना का ड़ा हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा गौर करके नहीं पढ़ रहे होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो री रा और शा के बाद अगर ना आया है, ठीक, लेकिन ना डायरेक्ट नहीं आ रहा है, उसके बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार जिसमें या व हा इनमें से कोई एक वर्ण आ रहा है, ठीक, तो वहां पे ना णा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे भरधन अन मतलब कि भरण, ठीक है। और हमने कोई स्वर आ यहां पर स्वर है और बाद में ना है। भूषधन अन भूषण, ठीक, फिर से एक स्वर आ गया आ। रामधन अयन राम माँ के साथ में यहां पर ये कह लीजिए कि रा था पहले, उसके बाद, ठीक है, माँ उसके बाद आ पहला स्वर आया तो यहां पर रामायण, ठीक। परिधन मान, ठीक है, तो यहां पर परिमाण हो जाएगा, ठीक है। और बीच में यूं कि ये ना के बीच में माँ आ रहा है, मतलब कि एक तरीके का ये पा वर्ग का शब्द आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर परि के साथ में यहां पर और रा वहां पे जुड़ा हुआ है तो मतलब कि परिमाण, और री धन ना ऋण, ठीक। तो इस तरीके का परिवर्तन वहां पर हमको देखने को मिल रहा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि व्यंजन संधि में
अलग अलग नियमों के थ्रू, अलग बात है व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन बहुत सारे नियम हैं जिनसे वहां पर परिवर्तन होता है। तो हमने देखा कि व्यंजन संधि में किस तरीके से वो परिवर्तन हो रहे हैं। अपने अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए और जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं उनको हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद।